तो क्यूबरनेटिस, सबसे पहले इसकी क्यूबरनेटिस की बेसिक्स देखते हैं कि व्हाट इज़ क्यूबरनेटिस, व्हाई डू वी नीड क्यूबरनेटिस। और इसके साथ फिर पहले क्यूबरनेटिस की सारी बेस बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्यूबरनेटिस करता क्या है और क्या इससे हमें फ़ायदे हैं। सही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे जैसे मूव करेंगे तो इसका आर्किटेक्चर देखेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको गाइडलाइन दूंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है इसकी, और इसके आर्किटेक्चर को समझना, इसके अंदर जो रिसोर्सेज है जो हम यूज़ करेंगे उसको देखेंगे। तो वन बाय वन इन सारी चीज़ों को देखते हैं। आज के उसमें बेसिकली एक बेस लाइन बना लेंगे क्यूबरनेटिस के लिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आए ना तो हम उसमें फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर देंगे और वो हम पॉड्स से शुरू करेंगे। पहला काम सबसे हो तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि पॉड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ क्यूबरनेटिस, तो ये आपको पता भी और कई बार बताया भी है कि क्यूबरनेटिस क्या। क्यूबरनेटिस बेसिकली आपकी जो कंटेनराइज एप्लीकेशंस हैं उसका क्या है, मैनेजर है। तो कंटेनर मैनेजर भी इसे कहते हैं और ऑर्केस्ट्रेटर भी इसे कहते हैं। ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रेटर का क्या मतलब है? ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब ये है कि ये आपके कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करता है, मतलब एक कंट्रोलर है जो आपके कंटेनर्स को कंट्रोल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। मैनेज करने से क्या मतलब? मैनेज करने से बहुत से मतलब है, लोड बैलेंसिंग भी, ऑटो स्केलिंग भी, सेल्फ हीलिंग भी। तो ये वन बाय वन में आगे चल के इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका जी जो क्यूबरनेटिस है ये 2014 में गूगल वालों ने बनाया। सही है। अब अभी इसको क्लाउड नेटिव फाउंडेशन जो है वो उसको देख रही है, मतलब क्लाउड के उसमें जितना भी काम हो रहा है ना स्टैंडर्ड से, वो क्लाउड नेटिव फाउंडेशन उसको देख रही है। तो अभी वो इसको ऑन करते हैं, उसको वही देख रहे हैं। तो इस तरह की क्यूबरनेटिस की तरह और भी टूल्स हैं, लाइक डॉकर स्वार्म है, तो वो भी यही काम कर रहा है और इसके अलावा भी है। लेकिन जो है ना ज़्यादा जो कम्युनिटी में एडॉप्ट किया गया और जो फेमस हुआ है वो आपका ये क्या है, वो क्यूबरनेटिस है। इसीलिए हम भी ये कर रहे हैं। और ज़्यादा मतलब डॉकर स्वार्म और जितने भी ऑर्केस्ट्रेटर है ना उनमें ज़्यादा जो है ना ज़्यादा जॉब्स या डिमांड इस क्यूबरनेटिस की है। सही है। तो आपने बनाया तो गूगल वालों ने है, तो बाकी जो आपके पास जो क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने भी इसकी सर्विसेज बनाई हुई हैं। लाइक AWS के अंदर EKS के नाम से सर्विस है। तो AWS का अपना भी एक सर्विस है ECS जो कंटेनर्स को मैनेज करता है और ऑर्केस्ट्रेटर ही है, लेकिन उन्होंने क्यूबरनेटिस की सर्विस भी बनाई है। तो हम इनिशियली इसको अपने सिस्टम में यूज़ करेंगे। सही है। उसके बाद फिर हम उस पे जाएंगे, क्लाउड पे जाएंगे। तो ये तो फ़र्क नहीं होगा कोई भी, यहाँ पे जो चीज़ें हम सीख लेंगे ना तो एज इट इज़ वहीं पे सारी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि वाई डू वी नीड क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस हमें क्यों चाहिए? तो देखिए, आपकी जो माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस है ना, दीज आर हाईली डायनेमिक इन नेचर। ये माइक्रो सर्विसेज की डायनामिसिटी से क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब ये है कि देखिए, आपकी जो नंबर ऑफ़ माइक्रो सर्विसेज है ना उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल इन द सेंस कि ये माइक्रो सर्विसेज ऐड होती जाती हैं। ठीक है, ऐड, डिलीट, अपडेट। ठीक है, छोटी छोटी सर्विसेज है और हम इसको अपडेट करते रहते हैं। एक तो डायनामिक से ये मतलब है। दूसरा डायनामिक से ये मतलब है कि रन टाइम पे भी आपके माइक्रो सर्विसेज का जो आर्किटेक्चर है वो चेंज होता है। चेंज इन द सेंस के अगर एप्लीकेशन अभी 3 कंटेनर्स में रन कर रही है तो 3 से ये 6 कंटेनर्स हो जाएंगे, 6 से वापस 2 हो जाएंगे। तो ये चीज़ें इसमें क्या होती रहती है, चेंज। तो इसका बिहेवियर चेंज होता है। अभी इस रन टाइम वाली चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए भी क्यूबरनेटिस है। और दूसरा ये है कि आपके पास जो माइक्रो सर्विसेज है, चूँकि वो नंबर ऑफ़ माइक्रो सर्विसेज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आप कोई केस स्टडीज़ देखें ना, लाइक उबर या नेटफ्लिक्स, तो वैसे ही उसमें सर्च करें, उसमें आप देखें कि उसमें कितनी नंबर ऑफ़ माइक्रो सर्विसेज है। तो काफ़ी आपको माइक्रो सर्विसेज मिलेगी, कोई 5, 7, 8 नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज है। तो इतनी ज़्यादा सर्विसेज हों तो उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। ठीक है, वो कम्प्लेक्सिटीज़ क्या है? वो कम्प्लेक्सिटीज़ इस तरीके से हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम ऑटोमेशन चाहते हैं। किस चीज़ की ऑटोमेशन चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई चीज़ें ऑटोमेटिकली स्केड्यूल हों।
सही है। ऑटोमेटिकली स्केड्यूल से क्या मतलब, ऑटोमेटिकली स्केड्यूलिंग से मतलब ये है कि मैं एक ख़ास टाइम पे एक ख़ास काम करना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज़ बैंक का एटीएम सिस्टम है, तो मैं ये डिफ़ाइन कर दूँ कि रोज़ रात को 12 बजे बैकअप्स लेने हैं, तो मुझे रोज़ रात को 12 बजे जाकर कुछ एक्शन नहीं करना होगा, बस मैं डिफ़ाइन कर दूँगा, ठीक है, एक टाइम, और उस पर एक्शन डिफ़ाइन कर दूँगा। इसे क्यूबरनेटिस में जॉब कहते हैं, जॉब एंड क्रॉन जॉब्स। तो उसके थ्रू हम वो ऑटोमेटिकली जो टास्क हमने उसको असाइन किया होगा वो उसको करेगा। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, किसी ख़ास टाइम पे कोई नया कंटेनर बनाना है, कुछ भी, या पॉड या जो भी इसके अंदर वो है। सुपरविज़न, सुपरविज़न से क्या मतलब, सुपरविज़न से मतलब कि हम हमारी कंटेनर्स की सुपरविज़न कर रहे हैं, कौन सा कंटेनर हेल्दी है, कौन सा कंटेनर अनहेल्दी है। तो ये काम भी आपका क्या करता है, क्यूबरनेटिस करता है। हमें फेलियर हैंडलिंग चाहिए, सही है, कि अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है, किसी भी रीज़न की वजह से उस कंटेनर में कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमें पता चले, और पता तो चलेगा, उसके साथ हमने पहले से उसके लिए प्लान डिफ़ाइन किया हो। जैसे ये कंटेनर में लेट से कोई भी फॉल्ट है, अब ये कंटेनर के अंदर फॉल्ट नहीं समझ आ रही, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि क्या करें, इसका इमेज पड़ा हुआ है, इस कंटेनर को रिमूव करें और फ़ौरन इससे हम दूसरा कंटेनर, हम नहीं, क्यूबरनेटिस में डिफ़ाइन कर देंगे, वो बनाएगा। क्यूबरनेटिस को हम कहते हैं कि भाई 4 कंटेनर्स हर वक्त एक्टिव होने चाहिए, मिनिमम लिमिट जो थी ना क्लाउड में, ये हमने डिफ़ाइन कर दी। उस 4 में से किसी एक में मसला आ रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये उस क्यूबरनेटिस को क्या करेगा, डिलीट करके फ़ौरन उसकी जगह दूसरा कंटेनर बना देगा, ठीक है। तो इसलिए याद है, हम कहते हैं कि ये कंटेनर जो है ना, ये बनते और डिलीट होते जाएंगे, तो हमें कंटेनर्स के अंदर जो डेटा होगा ना, उसको क्या करना होगा, परसिस्टेंट करना होगा। डॉकर्स में देखा है वो वॉल्यूम्स के थ्रू, तो वो हमें ज़रूर करना है, क्योंकि कंटेनर जब नया बनेगा ना, जब नया कंटेनर आपके पास बनेगा, तो इमेज से तो वो सारा कोड आ जाएगा, उसकी सारी डिपेंडेंसीज कोड, लेकिन वो डेटा नहीं आएगा। तो डेटा चूँकि कहाँ पे होगा, वो हमारे लोकल होस्ट पे जब हमने सिंक किया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें दोबारा आ जाएगा। और अगर आपने माउंट नहीं किया, तो फिर आपका काम, फिर डेटा आपको गया। तो फेलियर हैंडलिंग भी हो गई। तो इन सब के लिए आपके पास क्या आया, क्यूबरनेटिस, इन सब चीज़ों को कि भाई ऑटोमेटिकली हम सारा काम करें। तो क्यूबरनेटिस बेसिकली आपको कहाँ पे मेन हेल्प करता है, वो आपको बेसिकली हेल्प करता है व्हेन वी हैव टू डेवलप लार्ज स्केल एप्लीकेशंस, ठीक है। छोटी एप्लीकेशंस हैं, लाइक छोटी एप्लीकेशन से क्या मतलब, हमारा सिर्फ फ्लेक्स है, फ्लेक्स के मैक्सिमम कितने यूज़र्स होंगे, जितना हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं। तो इन 1000 स्टूडेंट्स को देखकर हमें कहीं से भी ये नहीं लगता कि यार ये 1000 स्टूडेंट्स जो है ना, इसकी वजह से हमारे सिस्टम में कुछ लोड आएगा, हमें स्केलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, कोई स्केलिंग कुछ नहीं होती, बस एक एप्लीकेशन डिप्लॉय है एनी टाइम, बस आप इसे यूज़ करें। तो इतनी छोटी मोटी एप्लीकेशंस के लिए क्यूबरनेटिस का वो नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिसके मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, या इवन थाउजेंड्स में भी यूज़र्स हैं लेकिन ज़्यादा है, सही है, और वो एप्लीकेशन की नेचर भी माइक्रो सर्विस और डायनामिक है, तो वहाँ पे आपको ये क्यूबरनेटिस क्या करेगा, हेल्प करेगा, सही है। तो मोस्टली पर्पस इसका है एप्लीकेशन को मैनेज करना, लेकिन लार्ज स्केल एप्लीकेशन, क्योंकि लार्ज स्केल एप्लीकेशन की बहुत सी कंसर्न्स होते हैं, उसको यूज़र की रिक्वेस्ट को देख के ख़ुद को अडॉप्ट करना होता है। सारा काम इसमें एडाप्टेशन का है, यूज़र की रिक्वेस्ट को देख के वो क्या करेगा, उसको अडॉप्ट करेगा, सही है। अच्छा जी, फिर बेनिफिट्स ऑफ क्यूबरनेटिस। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, सबसे पहला बेनिफिट आपके पास ये है कि भाई हम इसमें ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं। आप एक बार क्यूबरनेटिस, जब आप क्यूबरनेटिस का जब हम कोड लिखेंगे ना, तो वो हम यामिल की फ़ाइल में, जैसे docker compose.yaml फाइल थी ना, इसी तरह हमारे पास क्यूबरनेटिस की यामिल फ़ाइल होगी, और उन यामिल फाइल्स के अंदर हम हमारे स्पेक्स को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। वो स्पेक्स रिगार्डिंग ऑटो स्केलिंग है, तो यहाँ पे हम कुछ थ्रेशोल्ड्स वगैरह डिफ़ाइन करेंगे, जैसे क्लाउड के केस में हमने किया था। तो वो उस थ्रेशोल्ड्स, उस रिक्वायरमेंट्स की बेस पे आपके कंटेनर्स को स्केल अप भी करेगा और फिर उसको स्केल डाउन भी करेगा, तो ये क्यूबरनेटिस में इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग,
ठीक है। क्यूबरनेटिस में इसको हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग, वर्टिकल भी कहते हैं, लेकिन आपको बताया है कि वर्टिकल इतनी यूज़ नहीं होती, ज़्यादा यूज़ हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग होती है, ठीक है। अच्छा, क्यूबरनेटिस के थ्रू ही आप लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो, सही है। आपके पास लोड बैलेंसर होगा और आप उसके साथ आगे कंटेनर्स एसोसिएट होंगे, तो लोड इक्वली उसमें क्या होगा, डिवाइड होगा, ताकि कोई भी कंटेनर जो है ना वो ओवरलोड ना हो जाए। ये दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा सेल्फ हीलिंग, कि अगर किसी कंटेनर में कोई फॉल्ट है, कोई फॉल्टी कंटेनर है, किसी भी वजह से फॉल्ट आ सकता है, ठीक है, तो क्यूबरनेटिस उसको क्या करेगा, उसको रीस्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये कंटेनर फॉल्टी है, तो उसके लिए हमारे पास क्यूबरनेटिस में होती है प्रॉब, रेडीनेस प्रॉब एंड लाइवनेस प्रॉब, आगे चल के आएगा। उसके थ्रू हम मॉनिटर करते हैं, हम हमारे कंटेनर्स की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। तो ये उसी तरह है जैसे क्लाउड में हमने वो थ्रेशोल्ड डिफाइन करके हर टाइम इंटरवल के बाद एक रिक्वेस्ट की थी, HTTP रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे भी हम HTTP TCP इस तरह की रिक्वेस्ट इसको कर सकते हैं। उस रिक्वेस्ट से हमें पता चलेगा कि भाई कंटेनर हेल्दी है कि नहीं। तो अगर एक कंटेनर कंटिन्यूसली रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको फॉल्टी कंसीडर किया जाएगा, और जैसे ही हमें पता चलेगा कि भाई ये फॉल्टी है, तो क्यूबरनेटिस उसको रीस्टार्ट करेगा। इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक होता है रीस्टार्ट, एक कि जो बना हुआ उसी को रीस्टार्ट करो। एक रीस्टार्ट इस तरह से है कि इसको डिलीट करके नया कंटेनर बनाओ, दोनों में फ़र्क है। तो ये तो दोनों हम कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, 3 हो गए फ़ायदे। चौथा फ़ायदा इसका हम देखते हैं, दैट इज़ स्केजुलिंग, ठीक है। स्केजुलिंग क्या है कि भाई हम टास्क को स्केजुल कर सकते हैं, कोई भी टास्क, सही है। वो टास्क क्या हो सकता है, वो टास्क ये हो सकता है कि हमें रेगुलरली बैकअप्स लेने हैं, सही है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये हमारा सर्वर है, इस पर लेट से डेली इतनी रिक्वेस्ट आई, उसका एक हमारे पास कहीं पे लॉग हमने मेंटेन किया होगा, सही है। अब हमें इसका बैकअप लेना है, तो हमने क्यूबरनेटिस के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है रिसोर्स का, जिसे हम कहते हैं जॉब, सही है, जॉब एंड क्रॉन जॉब। तो इसके अंदर हम हमारा टास्क डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उस टास्क के साथ साथ हम टाइम भी बताते हैं, सही है, कि इस डेट पर, मतलब अगर एक ऐसा टास्क है जो महीने में सिर्फ सैटरडे को करना है, या महीने की कोई किसी एक स्पेसिफिक डेट को करना है, तो इस तरह से भी हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं टाइम, कि इस डे पे इतने बजे आपने ये एक्शन करना है, सही है। एक नया पॉड बना देना है, एक नया कंटेनर बना देना है, या एक नया कोड चला देना है, बैकअप लेना है, वट जो भी करना है, तो ये ऑटोमेटिकल स्केजुलिंग भी हम कर सकते हैं इसमें, सही है। इसके अलावा क्यूबरनेटिस के अगर आप फ़ायदे देखो, तो वो आपको, अगर आप क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे देखो ना, तो आपके माइंड में बहुत से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आएंगे, जिसको क्यूबरनेटिस हमें हेल्प करता है। पहला क्वालिटी एट्रीब्यूट जो आपको क्यूबरनेटिस से क्या नज़र आ रहा है, जो हम अचीव कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी अचीव कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा परफॉर्मेंस, चलो वो तो उससे मिलती जुलती चीज़ है, परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपके पास कह रहा है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी अचीव कर सकते हैं, रिलायबिलिटी अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल रिलायबिलिटी अचीव कर सकते हैं। रिलायबिलिटी के सब इसके अंदर आपके पास वो क्या, अवेलेबिलिटी, तो वो लोड बैलेंसिंग और उससे आप कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए कोई हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ये कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट मतलब ये कि सिक्योरिटी के लिए हमें यही करना होता है, कंटेनर्स को सिक्योर करना, कहीं पे पासवर्ड पड़े हैं उसको हैश करना, उसका हैश बनाना, इस तरह की चीज़ें। तो ये मेंटेनेबिलिटी को देखें, वो सपोर्ट करता है उसको, मेंटेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है ना। आप इजीली नए कंटेनर्स ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके पास इन्वायरमेंट ऐसे इमेजेस बने हुए हैं और उससे आप नए कंटेनर्स बना सकते हो, सही है।
यहाँ पे हमारे पास क्यूबरनेटिस में ऑप्शन है डिप्लॉयमेंट का, आप इमेज चेंज भी कर सकते हो। लेट से एक कोड चल रहा है, सही है, एक इमेज से एक कंटेनर बना है, अब इमेज को हमें इमेज अपडेट करना है, तो ये एक नया फीचर हमने ऐड किया ना, तो नया फीचर ऐड करने के लिए या पूरा इमेज का एक नया वर्जन आ गया हमारे पास, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा चेंजेस हैं कि हम नहीं चाहते कि भाई वो कंटेनर में जाके एक्चुअली उस तरह करें, तो हम पूरा इमेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से मतलब वर्जन्स हम बना सकते हैं, वर्जन 1 इमेज, वर्जन 2 इमेज, वर्जन 3 इमेज, तो वो भी हम कर सकते हैं, सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? बेसिक सी आपको क्या कहते हैं वो उसकी बेसिक्स बताइए कि क्या फ़ायदा है, क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या एडवांटेजेस हमें इससे मिलेंगे, क्यों हम ये क्यूबरनेटिस पढ़ रहे हैं, सही है। तो ये आपकी एप्लीकेशंस को आप इसे एक बार बता दोगे, ये आप फिर बेगम हो जाओगे, ये आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्लाउड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। जितनी भी एप्लीकेशन है ना वो क्यूबरनेटिस के थ्रू ही मैनेज करते हैं। तो आप इंडस्ट्री में कहीं पे भी जॉब करें ना, तो जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, तो उनकी जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स होती है ना, तो वो पूरी डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। वो मोस्टली मस्ट डॉकर्स कंटेनर्स यूज़ कर रहे होंगे, वो मस्ट क्यूबरनेटिस को यूज़ कर रहे होंगे। मतलब आपकी मशीन लर्निंग, आप डेटा साइंटिस्ट भी काम कर रहे हो, तो वो जो एट द एंड जो एप्लीकेशन बनाते हैं ना, अगर वो बड़े लेवल की है तो वो उसको इन डिप्लॉयमेंट्स क्यूबरनेटिस के थ्रू ही मैनेज करते हैं, ठीक है। किसी और के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपके पास ये क्यूबरनेटिस यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि इससे वो इजीली अपनी एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से एडवांटेजेस है, देखिए स्केजलिंग कर सकते हो, सेल्फ हीलिंग कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। तो उनको अगर क्यूबरनेटिस यूज़ नहीं करते तो वो क्या करेंगे, वो जो अपना सॉफ्टवेयर है ना उसके ऊपर एक और सॉफ्टवेयर लिखेंगे। तो ये हमें तो क्यूबरनेटिस कह रहे हैं ना कि आप YAML की फाइल्स में ये 4-5 लाइन का कोड लिखो, मैं आपकी कंटेनर्स को ज़्यादा कम करूँगा, सेल्फ हीलिंग करूँगा। यही काम अगर हम नहीं करते तो फिर हमें खुद से अपना कोड लिखना होगा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो इसको करेगा, तो वो हमारे लिए मुश्किल है, हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। क्यूबरनेटिस ने हमारा काम क्या कर दिया, आसान कर दिया, सही है। अच्छा जी, अब आते हैं जी क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर के ऊपर। पहले एब्स्ट्रैक्ट सा उसका व्यू देखते हैं और फिर उसका डिटेल व्यू देखते हैं कि उसमें क्या है। तो क्यूबरनेटिस के अंदर हमारे पास जो, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट देखूँ ना, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बताऊँ तो जो इसका जो आर्किटेक्चर है ना, उसमें हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक को कहते हैं हम मास्टर नोड, सही है, और एक जो है साइड पे वो है आपके पास वर्कर नोड्स। मास्टर नोड और वर्कर नोड से क्या मतलब, मास्टर नोड जो है ना उसका बेसिकली आप यूँ समझे कि ये आपके पास जब आप क्यूबरनेटिस को कहीं पे भी वो करोगे तो ये इस नोड के अंदर आपके पास पहले से कुछ कोड या कुछ डिस्क्रिप्शंस डिफाइन है, जिसका काम क्या है, जो इन सारे वर्कर नोड्स को का एक तरह से क्या है, कंट्रोलर है, सही है। वर्कर नोड्स को कंट्रोल करता है कौन, मास्टर नोड। और वर्कर नोड्स का क्या पर्पज़ है, ये वर्कर नोड्स एक्चुअली आपके वो नोड्स हैं जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चलती है, डिप्लॉय होती है, सही है। यहाँ पे लिख भी दिया है रन्स आवर एप्लीकेशन। कितने नोड्स हो सकते हैं, जितना बड़ा आपका क्लस्टर है, जितना बड़ा आपका सिस्टम है, सही है। आपने क्यूबरनेटिस के थ्रू आप क्या बेसिकली करते हो, क्लस्टर, पहले क्लस्टर मैनेज करते हो। क्लस्टर के अंदर आपके पास मशीन्स होती हैं, नोड्स होती हैं, सही है। तो वो नोड्स जो है ना बेसिकली, लेट्स से आपकी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, तो वो आपने अपने ही क्लस्टर मैनेज किया है, उस पर आप चला रहे हैं। तो ये नोड्स जो आपके पास होंगी ना, ये आपके पास बेसिकली ये वर्चुअल मशीन्स होंगी, ये सिस्टम्स होंगे, इनको रिसोर्सेज वगैरह ये सब आपके पास मिले होंगे। फिर इन नोड्स के ऊपर आप क्या चलाओगे, कंटेनर्स। इन नोड्स के ऊपर बेसिकली पॉड्स होंगे, पॉड्स के अंदर कंटेनर्स उस पर आते हैं। लेकिन ये आपकी जो नोड्स है ना, इस पे आपकी एप्लीकेशन चलेगी, और इन नोड्स की मॉनिटरिंग कौन करेगा, वो आपका ये मास्टर नोड करेगा, सही है। तो हम जो मिनी क्यूब पे काम करेंगे ना,
तो वो हमें बेसिकली एक मास्टर नोड और एक वर्कर नोड, एक क्लस्टर प्रोवाइड करता है। हम एक क्लस्टर पे काम करेंगे, फिर EKS को देखेंगे कि EKS में जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो उसमें फिर आपको वो करना है। और अगर आपको एक से ज़्यादा वो करना है तो उसके लिए फिर मिनी क्यूब नहीं, फिर क्यूब ADM है, लेकिन उसके लिए हमें फिर पावरफुल सिस्टम चाहिए। क्यूब ADM जो है ना, उसको हम अपने सिस्टम पे नहीं, ये मिनी क्यूब हमारे सिस्टम्स के लिए, रनिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि उसमें फिर हमें नोड्स ज़्यादा चाहिए। उन नोड्स को हमने एक्स्ट्रा वो देनी है, और वो हैवी सा सॉफ्टवेयर है, तो वो इस तरह नहीं, पूरा क्लस्टर हमें मैनेज करना पड़ता है अपना। लेकिन क्लाउड की जब कंपनीज वैसे अपना वो करती हैं, लेकिन जब क्लाउड की EKS की सर्विस है तो वो काम भी हमारा आसान हो गया। वो क्लस्टर हमें मैनेज करके दे देगा मल्टीपल नोड्स का। तो इनिशियली जो हम काम करेंगे ना, उसमें एक क्लस्टर होगा और एक मास्टर नोड, एक वर्कर नोड। नोड के अंदर क्या होगा, नोड के अंदर फिर वो सारे हम जॉब स्पॉट्स और अभी जितनी जो चीज़ें बताई ना, ये सेल्फ हीलिंग हुई, ये सारा हम एक क्लस्टर के अंदर करेंगे। सही है। तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे चलेगी, इनमें से किसी एक नोड पे। सही है। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे क्या बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि भाई क्यूबरनेटिस में हम बेसिकली क्लस्टर्स बनाते हैं, जितने आप क्लस्टर्स बनाना चाहें। क्लस्टर्स के अंदर क्या होंगे, क्लस्टर्स के अंदर आपके पास नोड्स होंगे। क्लस्टर बेसिकली कहते हैं, क्लस्टर के अंदर सेट ऑफ नोड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ नोड्स को आप कंबाइन कर लो ना एक जगह पे, तो उसे हम कह सकते हैं क्लस्टर। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि ये एक क्लस्टर है, क्लस्टर 1, इसमें 3 नोड्स दिख रहे हैं। इसी तरह ये आपके पास क्लस्टर 2 है, इसमें आपको और 3 नोड्स दिख रहे हैं। हर नोड का अपना IP एड्रेस और ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप उस नोड को एक्सेस करते हो। फिर इस नोड के अंदर फिर फर्दर चीज़ें होंगी। इस नोड के अंदर आपकी क्या होगी, एप्लीकेशन चल रही होगी, ठीक है। तो आपका क्लस्टर कितना बड़ा है, कितनी नोड्स है, ये आपके पास डिपेंड करता है। तो हम जो काम कर रहे होंगे ना, वो एक क्लस्टर होगा और उसमें एक ही नोड होगी। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। हम इस यहाँ पे काम करेंगे मिनी क्यूब पे। जब मिनी क्यूब से क्लाउड पे जाएंगे तो फिर उस वक्त देखेंगे कितना टाइम बचा, तो उस वक्त हम फिर मल्टीपल नोड्स पे काम कर सकते हैं। सही है। तो इनिशियली हम एक नोड पे काम करेंगे, एक नोड के अंदर हम सारा काम करेंगे। हम सही, हमारे पास एक मशीन है, उसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हैं, उसी में हमें हीलिंग और स्केजलिंग और स्केलिंग, वो सारा काम हम इसमें करेंगे। तो जब आप एक नोड पे काम करना सीख जाए ना, तो फिर आपके पास फिर मसला नहीं है कि आप एक क्लस्टर में आपने काम करना सीख गया, तो फिर आप 2 क्लस्टर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे इधर काम किया वैसे उधर भी काम किया, तो वो फिर आप जितना आगे इसमें जाओगे तो फिर आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे मल्टी क्लस्टर पे एप्लीकेशन चलानी है। तो उसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना होता, हमें पॉड एफिनिटी, नोड एफिनिटी, इन चीज़ों को देखना होता है कि अगर एक नया नोड हम बनाना चाहते हैं और इस क्लस्टर पे जगह नहीं है तो वो दूसरे क्लस्टर पे उसको बना देगा। इस तरह की चीज़ें। सही है। और जी सर, अगर मेरी एप्लीकेशन AWS के ऊपर रन हो रही है, उनके क्लाउड पर, तो वो ये सारी फैसिलिटीज तो मुझे दे रहे हैं। कौन सी? सर, इस तरह ये कंटेनर हाँ, मैनेज हो रही है, ऑटो स्केलिंग हो रही है, चेक्स हो रहे हैं, कंटेनर्स तो नहीं, वो वर्चुअल मशीन्स की स्केलिंग वगैरह हाँ कर रहा है। तो सब कुछ वो कर रहा है। तो ये सर, मैं अगर किसी कंपनी का प्राइवेट अपना सर्वर उन्होंने बनाया हुआ है, जो सेटअप उनका है, तो फिर ये वहाँ पर किस तरह मैं यूज़ करूँ? वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं ना, क्यूबरनेटिस। कुबरनेटिस को उधर इंस्टॉल हाँ, उधर फिर ये मिनी क्यूब नहीं, उधर फिर क्यूब ADM को यूज़ करेंगे। उससे आप अपना क्लस्टर मैनेज करेंगे, सब कुछ अपना मैनेज करेंगे। AWS की EKS की सर्विस भी यूज़ कर सकते हो। उससे ये होगा कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और अगर आप कहते हो नहीं AWS नहीं, आपके अपने सर्वर है, अपनी मशीन है, अपना एक सर्वर यहाँ पे पड़ा हुआ है और या बहुत सी मशीन है, 2 3 4 नोड्स पड़े हुए हैं, उसका क्लस्टर आपको बनाना है, तो उसके लिए फिर आपको क्यूब ADM यूज़ करना पड़ेगा, अपना वो मैनेज करना पड़ेगा। और अगर क्लाउड पे अगर जा रहे हो तो क्लाउड के अंदर तो फिर आपके पास EKS है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो उसकी सर्विस को। ठीक है। तो अब ये जो SN वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, तो वो AWS को यूज़ नहीं कर रहे, उन्होंने अपना क्लस्टर मैनेज किया है क्यूब ADM के थ्रू। तो उसमें ये होता है कि इनिशली बाकी का काम आसान होता है, इनिशली वो क्लस्टर मैनेज करना वो मुश्किल काम है। मतलब ये 4-5 नोड्स मशीन को कनेक्ट करना क्यूब ADM के थ्रू, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है। सही है। लेकिन अब चूँकि हमें सिक्योरिटी चाहिए, अपनी सब कुछ पर्सनल चाहिए, तो वो फिर आपको वो यूज़ करना क्यूब ADM। तो वो आम मशीन्स पे नहीं चलता, वो उसके लिए सर्वर्स चाहिए होते हैं। अच्छा, यही जो आपको जो आर्किटेक्चर बताया, मास्टर नोड्स एंड वर्कर नोड्स, तो ये जो क्लस्टर्स होंगे ना, ये बेसिकली वर्कर नोड्स पे बनेंगे। अच्छा, ये क्लस्टर्स जो है ना, ये वर्कर नोड्स के क्लस्टर है। थोड़ा सा डिटेल व्यू हम देखते हैं आपके आर्किटेक्चर का।
तो कि मास्टर के अंदर फर्दर क्या सब कंपोनेंट्स हैं और वर्कर नोड्स हैं उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं। तो मास्टर के अंदर आपके पास ये 4 कंपोनेंट्स हैं, एपीआई सर्वर, स्केजुलर, कंट्रोलर मैनेजर, ईटीसीडी ये एक डेटा स्टोर है, क्यूबलेट, कंटेनर रन टाइम। तो ये आपको बता देता हूँ, ये इतना मतलब ये उसी तरह जैसे डॉकर का आर्किटेक्चर था, हमने उसको इतना ज़्यादा नहीं देखा था। ठीक है, हम मैंने 2 कंपोनेंट्स बताए थे। तो ये मतलब ये है कि मास्टर नोड की कंपोनेंट्स बता रहा है कि मास्टर नोड काम कैसे करता है। तो मास्टर नोड का एक कंपोनेंट एक काम करता है, एक कंपोनेंट दूसरा काम करता है। तो इसको भी ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इस पर फर्दर बात करते हैं। तो अगर पहले मैं मास्टर नोड की कंपोनेंट्स को उठाऊँ ना, तो वो आपके पास उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है स्केजुलर। तो ये जो स्केजुलर है मास्टर नोड के अंदर, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेनर्स अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, कंटेनर्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये वो देख रहा है। अगर कोई नया कंटेनर बना है तो उसको किस नोड को असाइन करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्केजुलर की। मतलब इस तरह हो सकता है कि आपके पास एक नोड है, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, तो कोई एक कंपोनेंट तो होना चाहिए जिसको ये पता हो, जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि इस नोड में मज़ीद कंटेनर्स को चलाने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये स्केजुलर के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, वो देखता है कि भाई मुझे अब मज़ीद ये रिसोर्स वगैरह को देख के अब इस नए कंटेनर को किस नोड पे चलाना है। ये स्केजुलर भी देख सकता है और हम भी, मैं आपको इसका एक डेमो भी दूंगा, हम भी बता सकते हैं कि मेरे इस कंटेनर को नोड नंबर 1 पे चलाओ या नोड नंबर 2 पे चलाओ। सही है, ये मैं आपको इसका डेमो भी दे दूंगा एक, कि मैं कहता हूँ कि मेरे मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ नोड्स ज़्यादा पावरफुल हैं, कुछ नोड्स ये उस तरह जैसे पाथ बेस्ड राउटिंग थी ना, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये वाली मशीन जो है ना ये ज़्यादा पावरफुल है, तो इस स्पेसिफिक कंटेनर को नोड 1 पे चलाओ। सही है, तो यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं कि भाई इसको इस नोड पे चलाओ, ये नोड ज़्यादा पावरफुल है किसी भी रीज़न की वजह से। तो ये फिर हमारे पास है दूसरा कंपोनेंट, दैट इज़ कंट्रोलर मैनेजर। इसका ताल्लुक अब वो उस ऑर्केस्ट्रेशन से है। सही है, वो जो हम कहते हैं स्केल अप करो, स्केल डाउन करो, इस तरह की चीज़ों को वो आपके पास देखता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है रेप्लिकास। रेप्लिकास कहते हैं कॉपी को। हम कंटेनर्स की कॉपीज़ बनाते हैं, हम कहते हैं कि यार 4 रेप्लिकास चलने चाहिए, मतलब मेरा कंटेनर है ना, इस तरह के 4 और कंटेनर्स चलने चाहिए हर वक्त एक्टिव। तो उसको हम बनाएंगे थ्रू रेप्लिका सेट। वो 4 रेप्लिकास में से जैसे ही एक रेप्लिका में मसला आता है ना, मसला आता है लेट से मैंने उसको गलती से डिलीट कर, मैं खुद जान के डिलीट करूँगा, जैसे ही डिलीट करूँगा दूसरा रेप्लिका फ़ौरन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्यूबरनेटिस में डिफ़ाइन कर दिया है कि मेरी इस एप्लीकेशन के हर वक्त 4 इंस्टेंस एक्टिव होने चाहिए, तो वो 4 से कम नहीं होने देगा, कुछ भी हो जाए। रेप्लिका सेट की क्या करेगा, जैसे ही 4 कंटेनर से 3 कंटेनर हो गए, किसी भी वजह से मसला आ गया, नहीं रिस्पॉन्स दे रहा, फ़ौरन चौथा कंटेनर आपके पास बनाएगा। तो ये तो इस तरह के एक्शंस को जो नोड्स पे जो ट्रैक करता है ना, वो आपका करता है कंट्रोलर मैनेजर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमें गर्ज है क्यूबरनेटिस से कि वो काम कर रहा है, उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है हमें उससे गर्ज कोई ख़ास गर्ज नहीं है, बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हाँ कंट्रोलर मैनेजर ये करता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ETCD इसकी एब्रीविएशन पता नहीं, मुझे नहीं देखा भी नहीं क्या है, लेकिन ये है बेसिकली क्या है, डेटा स्टोर, डेटाबेस है। ये क्लस्टर को मैनेज करने के लिए जितना भी डेटा है क्यूबरनेटिस को अपने लिए जो चाहिए होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो ये तो इन केस कभी हमें कुछ स्पेशल चीज़ें देखनी हो उस डेटा स्टोर से, तो हम यहाँ से उसको देख सकते हैं, उसके लिए अपने कुछ तरीके होंगे। सही है, क्यूबरनेटिस चूँकि वो जो मास्टर नोड है ना, वो पूरे क्लस्टर को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। सही है, हम जो उसे कमांड देते हैं उस पर वो एक्शन लेता है। तो हमारी कमांड्स और हमारे नोड्स और हमारे कंटेनर्स का जो स्टैट्स है वो इस डेटा स्टोर में पड़ा होता है। ये एक तरह से क्या है, इस तरह से एक आपके पास ये डेटाबेस है। सही है, इसके बाद क्या था, API सर्वर। API सर्वर का काम बेसिकली ये है कि मास्टर नोड, वर्कर नोड और जो हम कमांड लाइन के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको फ्रंट एंड क्यूबरनेटिस, आप इसे समझो क्यूबरनेटिस का एक फ्रंट एंड है
जो एपीआई सर्वर से बात करता है। एपीआई सर्वर से मतलब ये है कि हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट दी, उसकी बेस पे एक एक्शन होता है, वो डॉकर की तरह, क्लाइंट और सर्वर। तो ये बेसिकली बिल्कुल उसी की तरह है। वर्कर नोड पे आते हैं कि वर्कर नोड के अंदर क्या चीज़ है भाई। वर्कर नोड के अंदर आपको जैसे मैंने कहा ना कि हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे चलेगी, वर्कर नोड के अंदर। और वर्कर नोड के अंदर हमारी एप्लीकेशन किस में चलेगी, कंटेनर्स के अंदर ना, कंटेनर्स के अंदर हमारी एप्लीकेशन चलेगी। इसी तरह ना, तो यहाँ पे कंटेनर्स को समझने के लिए, कंटेनर्स को कोड को चलाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंटेनर रन टाइम, जो कंटेनर्स को समझ सके। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, डॉकर्स। हम डॉकर्स, आपका क्यूबरनेटिस जब आप चलाओगे ना अपने सिस्टम पे या कहीं पे भी, उसके लिए हाइपरवाइज़र का होना ज़रूरी है, मतलब डॉकर्स का होना ज़रूरी है। सही है। या अगर आप डॉकर यूज़ नहीं कर रहे हो, वर्चुअल मशीन्स वगैरह मैनेज कर रहे हो, तो फिर आपके पास VMware वगैरह वो होना चाहिए। और अगर आप कंटेनर्स को मैनेज कर रहे हो तो आपके पास ये, इसे जगा दो यार, वो बड़े मज़े का टॉपिक चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आपके पास कंटेनर्स, ये जो कंटेनर रन टाइम है ना, इस कंपोनेंट का ताल्लुक क्या, ये आपके कंटेनर्स को देखेगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और वर्कर नोड के अंदर एक और कंपोनेंट है, वो है क्यूबलेट। क्यूबलेट बेसिकली क्या है, क्यूबलेट इज़ बेसिकली एन एजेंट दैट रन्स ऑन ईच नोड ऑफ अ क्लस्टर। और इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये देखेगा कि कंटेनर्स की बेसिकली एक तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है कि कंटेनर्स उसी नोड्स में रन कर रहे हैं जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। सही है। तो ये एक एजेंट है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि भाई आप ये देखो कि कंटेनर 1 असाइन हुआ है नोड 1 को, क्या उसी पे चल रहा है कि नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ये इस क्यूबलेट की होती है। सही है। तो ये जो आर्किटेक्चर बताया है, ये हम जितना काम करेंगे ना अभी इसके बाद से, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें इतनी कोई हेल्प नहीं करेंगी, क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं होता। हम कहते हैं भाई ये पॉड बनाओ, कैसे बना, इस कोड के थ्रू, वो बन गया। अब उस पार्ट को कौन बैकएंड पे चला रहा है, नोड 1 से 2 पे कौन ले जा रहा है, हमें उसका कंसर्न नहीं होता। लेकिन नॉलेज के लिए मैंने फिर भी आपको उसके कंपोनेंट्स बता दिए कि कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है। अच्छा जी, क्यूबरनेटिस के अंदर हमें कौन सी टूल्स चाहिए क्यूबरनेटिस में काम करने के लिए, तो 3 चीज़ें हमें चाहिए। सही है। ये 3 चीज़ें जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगी ना, तभी आप क्यूबरनेटिस पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपके पास, चूँकि हम क्यूबरनेटिस को यूज़ कर रहे हैं एज अ कंटेनर मैनेजर, तो आपके पास कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो हमें पता है हमारे केस में क्या है, डॉकर्स। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में डॉकर्स इंस्टॉल होना चाहिए, जो आप सबके सिस्टम में अब तक होगा। सही है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने इंस्टॉल करना है मिनी क्यूब। ठीक है। ये मिनी क्यूब, इसका नाम क्या, क्यों मिनी रखा गया भाई, इसलिए कि हम इसको अपने सिस्टम्स पे यूज़ कर सकें। सही है। इस मिनी क्यूब जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो ये आपको 2 चीज़ें देगा। ये आपको एक सिंगल क्लस्टर देगा, ये आपके सिस्टम में क्लस्टर बनाएगा। उस क्लस्टर में आपके पास एक मास्टर नोड होगी और एक वर्कर नोड होगी। मास्टर नोड आपको पता है वो क्या करेगा, आपकी वर्कर नोड्स को कंट्रोल करेगा, जो उसके अभी कंपोनेंट, स्केजुलर वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। ये जो वर्कर नोड है, एक ही वर्कर नोड होगी, हम इस पे काम करेंगे। हम इसमें हमारे इस नोड के अंदर हम हमारे कंटेनर्स बनाएंगे। इस नोड के अंदर हम हमारी कंटेनर्स के अंदर एप्लीकेशन को चलाएंगे, स्केलिंग करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे, स्केजुलिंग करेंगे, सारा काम हम एक नोड के अंदर करेंगे। सही है। तो आप एक नोड पे काम करना जब सीख जाएंगे ना, तो आपके पास एक से फिर 2 या 10 नोड हो जाए ना, तो आपको 2-3 चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी। सही है। एक नोड के अंदर काम करना आपको आ जाएगा, एक नोड से दूसरे नोड पे कैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, कैसे मूव होती है ज़रूरत पड़ने पर, वो चीज़ें आपको फिर थोड़ी सी देखनी होगी। उसके लिए हमारे पास होती है, हमारे पास नोड एक है ना, तो सारी उम्र तो एक नोड पे नहीं रहना। आप अगर आपके पास नोड ज़्यादा, बड़ा क्लस्टर है आपके पास, आपकी ऐसी एप्लीकेशन है जो एक नोड पे नहीं चल सकती, मतलब इतनी बड़ी, अब उसको अगर आप देखें उबर की एप्लीकेशन को, तो एक नोड पे तो नहीं होगी, क्लस्टर के अंदर बहुत से नोड्स होंगे। तो कुछ कंपोनेंट्स को नोड 1 पे डिप्लॉय किया, कुछ को नोड 2 पे, कुछ को नोड 3 पे। हम इस पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते,
तो इस पे प्रैक्टिस के लिए दो चीज़ें, एक क्यूब एडीएम वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम कहाँ से इतनी मशीन पावरफुल मशीन लाएं जिस पे इतनी हम नोड्स बनाएं, और वो तो है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्यूबरनेटिस की सर्विस है, AWS की सर्विस है, EKS, तो उसको देख सकते हैं, उसमें हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उसकी भी कॉस्ट को देखनी पड़ेगी। उसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, और उसकी कॉस्ट को देखना पड़ेगा। कॉस्ट इंशाल्लाह इतनी नहीं होगी, जितना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा, हम छोटे छोटे लेवल पे करेंगे ना, जैसे हमने EC2 की छोटी छोटी मशीन्स पे काम किया है, तो हम इस पे करेंगे। क्योंकि EKS पे करने का ये है कि EKS पे हमें क्लस्टर मैनेज करने के क्लिक पे क्लस्टर मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्यूब एडीएम यूज़ करते हैं ना, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। क्लस्टर अपना मैनेज करना मुश्किल काम है, उतना आसान काम नहीं, उसके लिए पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के स्किल्स चाहिए होते हैं, जो हमारे नहीं है। तो हम इंशाल्लाह पहले एक नोट पे काम करना सीख जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मल्टीपल नोट्स को भी देख लेंगे। सही है, तो आप एक नोट पे काम करना सीख जाइए, मल्टीपल नोट्स पे मूव करने में आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ी सी चीज़ें सीखनी होगी। उसे नोड एफिनिटी, पॉड एफिनिटी कहते हैं, वो उस तरह की चीज़ें हमें कुछ देखनी होगी। अच्छा जी, तीसरी चीज़ आपको क्या इंस्टॉल करनी है? तीसरी चीज़ जो आपको इंस्टॉल करनी है दैट इज़ क्यूब CTL। सही है, क्यूब CTL बेसिकली ये वो कंपोनेंट है कि मिनी क्यूब ने आपको क्या दे दिया, नोड्स दे दिए जिस पे आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सको। क्यूब CTL वो आप कह लो कि वो एक कंपोनेंट है जिसमें आप कमांड्स दोगे और उस कमांड्स की बेस पे मिनी क्यूब एक्शन लेगा। सही है, आपने जो कमांड्स दी ना, लेट से मैं कहता हूँ कि गेट पॉड्स, कितने पॉड्स हैं उसकी डिटेल बताओ, या लेट से मैं कहता हूँ कि क्रिएट पॉड, तो ये क्रिएट पॉड की कमांड कहाँ पे मैं दूंगा, किस इंटरफेस के थ्रू दूंगा, वो क्यूब CTL है। और वो कमांड किसके पास जाएगी, आप समझो वो मिनी क्यूब के पास जाएगी, उस पर मास्टर नोड वो इस पर क्या लेगा, एक प्रॉपर एक्शन लेगा और उस पर हमारी जो नीड है उसको फुलफिल करेगा। तो ये आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस के लिए यूज़ है। तो ये तीन चीज़ें आपके सिस्टम में होनी चाहिए। तो आप क्या करें, डॉकर्स तो ऑलरेडी होगा, आप यहाँ पे जाएं गूगल पे और सिंपली आप लिख दें मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन, तो आपको वो बता देगा कि भाई कैसे मिनी क्यूब की कुछ कमांड्स है, ये आप देख लें। इसमें आपके पास इंस्टॉलेशन, ये नीचे इंस्टॉलेशन लाइनक्स की, ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके देख लें और आपको ये कमांड्स नज़र आ रही है कि भाई आप कैसे, ये कमांड्स हैं कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर इससे नहीं समझ आ रही तो एक वीडियो ट्यूटोरियल देख लें, आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। इतना कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, जैसे डॉकर की इंस्टॉलेशन में क्या आपने हार्डली 1 से 2 कमांड्स ही चलाई होंगी, डॉकर आपके पास इंस्टॉल हो गया। इस तरह मिनी क्यूब के लिए भी आपको सिर्फ ये 2 कमांड्स चलानी है और कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं करनी। ये कर लें, उसके बाद आप आ जाएँ और क्यूब CTL की इंस्टॉलेशन पे आ जाएँ। सही है, तो यहाँ पे आपके पास क्यूबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन खोल रही है और यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई लाइनक्स पे क्यूब CTL को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कमांड नीचे दी है, इसको ज़रा पढ़ लें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्पेसिफिक वर्जन है उसके हिसाब से और देख लें। तो ये इसमें ये डिफरेंट कमांड्स है कि अगर ये नहीं चली तो ये ट्राई करो, ये नहीं तो ये चलो, ये चीज़, तो इसको आपने देख लेना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। 2 चीज़ें आपको करनी है, तीसरी चीज़ आपके पास ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल है। ठीक है, ये आपने काम कर लेना है, इंस्टॉलेशन आपके पास हो जाएगी, देन वी आर गुड टू गो टू स्टार्ट, कि हम फिर उसमें मज़ीद काम कर सकते हैं। हम क्या स्टडी करेंगे क्यूबरनेटिस के अंदर? डॉकर्स के अंदर तो बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी ना, इमेज, कंटेनर्स, देन डॉकर कंपोज, मल्टी कंटेनर्स, ख़त्म हो गया। बस 3 से 4 क्लासेस में डॉकर आपका ख़त्म। उससे ज़्यादा डॉकर्स में काम करना ही होता है कि फिर आप डिफरेंट लैंग्वेज, एक दिन PHP में कराओ, एक दिन नोड में कराओ, एक दिन पाइथन में कराओ, बस यही हो सकता है, बाकी उसमें इतना कुछ नहीं है। तो जितनी है ना मेन चीज़ें हमने डॉकर्स में कवर कर ली। पॉड्स, क्यूबरनेटिस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे बेसिकली? क्यूबरनेटिस के अंदर बहुत सी रिसोर्सेज हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें हमें टाइम लगेगा। तो हम बेसिकली स्टार्ट जो करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सबसे जो लोवेस्ट स्मॉलेस्ट जो ऑब्जेक्ट है या रिसोर्स है, दैट इज़ पॉड। तो पॉड से हम स्टार्ट करेंगे। 1 लेक्चर या 2 लेक्चर हमारे पॉड्स में होंगे जिसमें हम पॉड्स बनाएंगे। पॉड्स में बेसिकली क्या होता है, पॉड्स में बेसिकली आपकी एप्लीकेशन कंटेनर्स चलते हैं। सही है, तो अभी मैं इसका आर्किटेक्चर भी आपको बताता हूँ पूरा। पार्ट्स को पढ़ लिया, उसके बाद आपके पास आते हैं रेप्लिकास। सही है, रेप्लिकास का अपना पर्पज़ है। रेप्लिकास का मतलब ये है कि इन्हीं पॉड्स के रेप्लिकास बनाना। तो ये अगेन एक आपके पास रिसोर्स है। सही है, तो पॉड्स हो गए, रेप्लिकास हो गए, इस पे एक लेक्चर हो जाएगा। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं ना। फिर एक लेक्चर हो जाएगा हमारा
जॉब्स एंड क्रॉन जॉब्स पे। तो जॉब्स एंड क्रॉन जॉब्स क्या होती है? अभी जो आपको मैंने बताया कि हमें स्केजलिंग करनी है। क्या स्केजलिंग करनी है? कि रात को 10 बजे हमारे सिस्टम का बैकअप लेना है। तो ये एक जॉब है, इसको हमने डिफ़ाइन कर दिया, और हमने एक बार डिफ़ाइन कर दिया, फिर जैसे ही रात को 10 बजेंगे वो ऑटोमेटिकली जो एक्शन डिफ़ाइन होगा उसको खुद ही करेगा। और अगर हमने ये कह दिया कि हर रोज़ 10 बजे करें तो हर रोज़ 10 बजे करेगा। तो जैसी जैसी भी जॉब्स हैं तो हम वो उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। सर्विस क्या चीज़ है? सर्विस बेसिकली होती है जब आपके पास बहुत सारे पॉड्स हैं, उनको कम्युनिकेट, मतलब कुछ फ्रंट एंड के हैं, कुछ बैक एंड के हैं, कुछ मिडिल वेयर के हैं, तो उनको कम्युनिकेट करना, आईपीज़ असाइन करना, तो ये काम बेसिकली हम सर्विस के थ्रू करते हैं। तो सर्विसेज पे एक दो लेक्चर्स होंगे। सर्विसेज के थ्रू आप फुल फ्लेज एप्लीकेशन, जैसे डॉकर कंपोज के थ्रू फुल फ्लेज एप्लीकेशन को चलाया था ना, यहाँ पे क्यूबरनेटिस के अंदर सर्विस के थ्रू हम फुल फ्लेज एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके बाद फिर है प्रॉप्स आते हैं। प्रॉप्स कहते हैं, दो प्रॉप्स, लाइवनेस एंड रेडीनेस प्रॉप, कि आप अपनी एप्लीकेशन की हेल्थ की मॉनिटरिंग करोगे। तो प्रॉप के थ्रू आप YAML फाइल के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन दी होंगी जिसमें आपके जो कंटेनर्स हैं, जो पॉड्स हैं, उसकी आप मॉनिटरिंग करोगे। उसकी मॉनिटरिंग के डिफरेंट तरीके हैं। वही थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करेंगे और वो उसकी हेल्थ चेक करेगा, और जिसकी बेस पे हम भी कहेंगे कि भाई ये हेल्थ है तो इस पर ये एक्शन लो, ये एक्शन। फिर ये वॉल्यूम्स वही चीज़ है जो हमने डॉकर्स के अंदर पढ़ा। वॉल्यूम्स यूज़ होते हैं डेटा को, कंटेनर्स को परसिस्टेंट बनाने के लिए, ताकि डेटा हमारा कंटेनर स्केल अप डाउन और डेटा आपका लॉस ना हो। और इसके बाद आखिरी चीज़ जो आती है दैट इज़ डिप्लॉयमेंट्स। हमें हमारी जो एप्लीकेशन है ना, जो आखिरी चीज़ जो इसमें है ना, वो डिप्लॉयमेंट सबसे आखिर में कराते हैं। डिप्लॉयमेंट का मकसद ये कि दैन जो आपकी एप्लीकेशन चलेगी ना, वो डिप्लॉयमेंट्स में चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने सर्विसेज में एप्लीकेशन चलाई ना, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। डिप्लॉयमेंट्स में ये कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट के थ्रू बनाया तो आप उसको चेंज कर सकते हो। चेंज से क्या मतलब कि अभी मेरा इमेज 1 चल रहा था जिससे एप्लीकेशन बनी, मैंने क्या किया, कोई नया फीचर ऐड किया, डिपेंड उस नए फीचर की वजह से हो सकता है कि डिपेंडेंसीज भी चेंज हो। ये सारी चीज़ें मैंने चेंज की, और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी एप्लीकेशन जो पहले इमेज 1 से चल रही थी, अब वो रिप्लेस हो जाए किससे? इमेज 2 से। मतलब हम लेट्स से फ्लेक्स को अपडेट करना चाहते हैं, फ्लेक्स पे बहुत से चेंजेस करके एक नया उसका वर्जन डालना चाहते हैं, सही है? तो उस वक्त हम वो वर्जन 1 से वर्जन 2 पे तभी मूव होगा जब हमने उसको बनाया होगा बाय यूजिंग डिप्लॉयमेंट्स। सही है? आपने डिप्लॉयमेंट्स के थ्रू जब एप्लीकेशन बनाई तो आप उसमें इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो एट एंड हमें आपको बनाना डिप्लॉयमेंट है, तो डिप्लॉयमेंट तक पहुंचने के लिए हमें वो सारे जो स्टेप्स हैं ना, इससे गुजरना पड़ेगा। सही है? पहले पॉड्स पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें, फिर आखिर में हम जाएंगे डिप्लॉयमेंट्स पे। डिप्लॉयमेंट्स पढ़ ली, उसके बाद हम इसकी तरफ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल, पॉड, ऑटो स्केलिंग। कहने को बड़ा आसान लगा, लेकिन बहुत चीज़ें हैं इसमें। ये तो जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा, बहुत इस पर टाइम लग सकता है ज़्यादा। हॉरिजॉन्टल, पॉड, ऑटो स्केलिंग को देखेंगे, स्केलिंग कैसे कैसे होगी। और उसके बाद इसके बाद भी और चीज़ें हैं, पॉड एफिनिटी, नोड एफिनिटी, लेकिन उसको अभी तक स्किप किया क्योंकि हम तो एक नोड के अंदर है, तो वहाँ पे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हम जाएंगे EKS, क्लाउड की सर्विस की तरफ। क्लाउड की क्यूबरनेटिस की सर्विस जो आपको क्या करेगी, जो आपको मल्टीपल नोड्स दे सकती है। ठीक है? तो वहाँ पे हम जाके फिर ये काम देखेंगे, अगर टाइम बचा तो। इंशाल्लाह टाइम बचा, क्योंकि हमने वो भी करना ना, एक गोल, एक CLO टेराफॉर्म का भी है। तो अब मुझे नहीं पता कि किस तरह हम इस यहाँ पे चलते हैं, तो देखेंगे। ये कर लिया, इसका भी थोड़ा सा बेसिक्स बता दूंगा, और टेराफॉर्म पे हमने फिर मूव करना है। जेनकिंस मुझे नहीं लग रहा कि हम कर सकेंगे, वो मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन शुरू से जैसे कोर्स चला मुझे पता चल गया कि जेनकिंस हम नहीं कर सके, वो मैंने निकाल दिया। तो जेनकिंस इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। जेनकिंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेराफॉर्म है, तो उसको देख लेंगे। तो बस ये चीज़ें हैं। सही है? तो 10:30 हो गए हैं, बस काफ़ी है। दूसरा भी पॉड्स के लिए भी है, लेकिन पॉड्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट उससे शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट उसमें आप आएँ, अपने साथ लैपटॉप लाना चाहते हैं साथ साथ प्रैक्टिस के लिए, तो बिल्कुल ला सकते हैं। और ये इंस्टॉल एक बार ज़रूर कर लें, ठीक है? क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन
मैं एज सच इंस्टॉलेशन तो सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम अक्सर आते हैं मेरे पास। लास्ट टाइम जब कराया था ठीक ठाक चल रहा था, कल ऐसे ही चेक किया तो मिनी क्यूब नहीं चल रहा, मसला दे रहा है, पता नहीं किस है, तो आज उसको देखना है। तो इसको इंस्टॉलेशन थोड़ा बहुत आपको डन कर सकते हैं, बंटू में आपको पता है प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसको आज आप लोग जाके इंस्टॉल कर लें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से ना फिर हम पॉट से शुरू हो जाएंगे, पहले पॉट्स की थ्योरी समझेंगे और फिर पॉट्स बनाना शुरू करेंगे, सही है? और फिर पॉट्स के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक था भाई आपका आज का लेक्चर। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। तो नोट्स मैंने इसके बना लिए हैं, स्लाइड्स पे टाइम ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसी में लिखना आसान था, तो ये पूरे 7-8 पेजेस हैं, तो ये सारे नोट्स अच्छी राइटिंग से लिखा है। हाँ जी, रिकॉर्ड भी, लेक्चर भी रिकॉर्डेड था भी, लेकिन ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा डिटेल से है, तो रिकॉर्डेड आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है? तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।